अगर आपको 90s के ऐड याद हो तो एक बहुत पॉपुलर ऐड आया करता था बजाज का, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। ये है नए भारत की बुलंद तस्वीर। ये जो दृश्य है जो आप देख रहे हो, जो देश की राजधानी इंडिया गेट के सामने से आ रही हैं आपके पास, ये जो लोग जिनको बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से दिल्ली पुलिस घसीट घसीट कर ले जा रही है, कड़ाके की सर्दी में ले जा रही है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई प्रोटेस्टर्स नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स नहीं है, ये कोई अर्बन नक्सल टुकड़े टुकड़े सोरोस फंडेड गैंग नहीं है। ये एक रेप विक्टिम सर्वाइवर है, उसकी मां है, और एक एक्टिविस्ट को इतनी बुरी तरीके से घसीट घसीट कर दिल्ली पुलिस ले जा रही है, क्योंकि आज के नए भारत और नए भारत के बुलंद तस्वीर में अगर 3 लोग भी इंडिया गेट पर प्लेकार्ड लेकर बैठ गए तो देश में अराजकता फैल सकती है, देश की सिक्योरिटी तहस नहस हो सकती है। हमारा देश इतना कमजोर हो चुका है कि आज के डेट में एक रेप विक्टिम और उसकी मां प्रोटेस्ट तक नहीं कर सकती है जो अन्याय उनके साथ हो रहा है। और उनकी जो प्रोटेस्ट करने की वजह है वो बहुत ही जायज वजह है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने एक पॉलिटिशियन, एक बाहुबली को जेल के अंदर डाला, उसके लिए वो सक्सेस हुए। लेकिन जुडिशियल सिस्टम और जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसने दिखा दिया कि अल्टीमेटली रेपिस्ट अगर पॉलिटिकली कनेक्टेड हो तो उसे सबसे हाई प्रोफाइल केस में भी बेल मिल सकती है, वो सबकी आंखों के सामने से भी बेल लेकर खुशी खुशी जा सकता है। ये एक तरीके से मिडिल फिंगर ही है। मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, मैं किस केस के बारे में बात कर रहा हूं? अगर वो लोग जो न्यूज फॉलो करते हैं पिछले कुछ सालों से, तो उन्हें एक नाम जरूर मालूम होगा, और वो नाम है कुलदीप सिंह सेंगर का। कुलदीप सिंह सेंगर वैसे तो कोई नेशनल लेवल के लीडर नहीं है, उन्नाव के एमएलए थे, लेकिन वहां के बाहुबली माने जाते हैं, काफी ताकतवर वहां के लोकल पॉलिटिशियन माने जाते हैं। और उसी ताकत की चूर में उन्होंने एक बहुत ही घिनौना काम किया एक बच्ची के साथ। और उसके बाद जो एक नेशनल आउटक्राई हुआ था, कुछ कुछ जो केसेस जो नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच पाते हैं और लोग आक्रोशित होते हैं, और उसी आक्रोश में, उसी प्रेशर में आकर जब कोर्ट ने कुछ कार्रवाई की, जब लोग मरे इस केस में, कि भैया जस्टिस पाते पाते भी जब लोग मरने लगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसमें कॉग्निसेंस लिया, तब जाकर इसमें कोई जस्टिस मिला। आज उस जस्टिस को कहीं ना कहीं अंडू किया जा रहा है। जो उनको लाइफ टाइम जो सजा मिली थी उसको सस्पेंड कर रही है अब दिल्ली हाई कोर्ट। ये पूरा केस क्या है, इसके बारे में आज देशभक्त में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट भी हमारा, और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा महकमा है, कहीं ना कहीं एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप सही तरीके से पावर से कनेक्टेड हो, अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, तो आपकी बेल भी करवा दी जा सकती है। आप रेप करिए, आप गाड़ी चलाइए लोगों के ऊपर, कहीं ना कहीं कोर्ट आपको बरी कर ही देगी, या बेल तो दे ही देगी, या तो फरलॉन्ग दे ही देगी, आप बाहर आ जाओगे। और क्यों शायद ये हमारे देश के छवि के लिए बहुत खराब है। अगर कोई बाहर का इंस्टीट्यूशन आकर कहता है दैट इंडिया इज अनसेफ फॉर वुमेन, तब हम आंख बबूला हो जाते हैं, सरकार उल्टियां करने लगती है, चीखने लगती है। जो वो कुत्ते के ऊपर जब आप एक पत्थर मारते हो तो उस तरीके से जब कुत्ता तिलबिला जाता है, उस तरीके से सरकार व्यवहार करती है। लेकिन सच तो यही है कि सरकार भी इसे अलाउ कर रही है, और उसके बारे में भी बात करेंगे कि यह सिर्फ कोर्ट की गलती नहीं है, कैसे सरकार इस पूरे शॉकिंग केस में इन्वॉल्व है, कि कैसा एक हाई प्रोफाइल कन्विक्टेड रेपिस्ट को इस तरीके से सस्पेंड, उसका सेंटेंस उसका सस्पेंड हो जाता है, उसे कंडीशनल बेल मिल जाती है। बात सेंगर की नहीं है, बात सिर्फ एक फॉर्मर एमएलए की नहीं है, बात सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, बात देश की छवि की भी है, बात सुरक्षा फॉर वुमेन भी है। जिस तरीके से सेंगर को बेल मिला, जिस लीगल टेक्निकलिटी से सेंगर को बेल मिला, वो सुनकर तो एक पुराना कहावत ही याद आ जाता है, दे से लॉ इज एन एस। और वो अभी हम समझाएंगे कैसे लॉ इज एन एस। लेकिन उससे पहले जो लोग जानते नहीं है इस केस के बारे में, प्लीज समझ लीजिए कि ये जो बेल मिला है, जो सेंगर को कंडीशनल बेल मिला है, वो इतना शॉकिंग क्यों है। क्योंकि ये कोई आम रेप का केस नहीं था, ये एक बहुत ही लॉन्ग ड्राउन और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, जहां रेयर केस था, जहां देश में आक्रोश हुआ था, और कोर्ट ने इसमें कार्रवाई की थी। बात है 2017 की, जब एक माइनर लड़की के साथ बलात्कार होता है। कुलदीप सिंह सेंगर इसे अपने घर में
इसके साथ दुष्कर्म करते हैं। लड़की अपनी आवाज उठाती है, चुप नहीं बैठती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब कोई सुनवाई नहीं होती है, 1 साल से ज्यादा समय निकल जाता है, तो अप्रैल 2018 में लड़की जाकर यूपी चीफ मिनिस्टर के घर के सामने आत्मदाह करने की कोशिश करती है। शी ट्राइज टू सेट हर सेल्फ ऑन फायर, जिसके बाद यह केस नेशनल हेडलाइंस फिर बटोरने लगता है। लेकिन इसी के बीच में जो सेंगर और उसके लोग जो कोशिश कर रहे थे, कहा जाता है जब इसके पिताजी को पिकअप कर लिया गया तो इनके पिता को जेल में बहुत बुरी तरीके से मारा गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। कहा तो यही जाता है कि इनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने ही इनके पिताजी को, जो रेप विक्टिम है, उनके पिता को मौत के घाट उतार दिया। तब भी ये जो विक्टिम है ये पीछे नहीं हटती है, ये आगे चलती रहती है, कहती है कि आई विल फाइट दिस केस। जुलाई 2019 की बात है कि जब ये केस की सुनवाई शुरू हो रही थी, लड़की ट्रैवल कर रही थी एक गाड़ी से, एक ट्रक आकर वो गाड़ी को मार देती है। अब सेंगर ने सोचा होगा कि भैया फिल्मी तरीके से मैं इस लड़की को खत्म कर देता हूं और केस भी वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन बाय स्ट्रोक ऑफ लक लड़की क्रिटिकली इंजर्ड होती है, लॉयर बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड होता है, उसकी 2 जो आंटीज होती हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो मारे जाते हैं। बाद में सीबीआई कोर्ट में बताती है कि दिस वॉज अ प्लान्ड अटैक। इसके लिए अलग सेंटेंसिंग होती है फिर सेंगर की कि इसने जानबूझकर लड़की को मारा। तो पहले पिता गए, फिर 2 रिलेटिव्स गए, और ये बहुत ही क्रिटिकली इंजर्ड भी हो गई थी। इस हद तक सेंगर गया था इस केस को रोकने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट जब ये सारी चीजें देखती है, कॉग्निसेंस लेती है, तो केस को दिल्ली में ट्रांसफर किया जाता है। रेगुलर हियरिंग शुरू होती है। दिसंबर 2019 में जाकर ट्रायल कोर्ट दिल्ली में सेंगर को लाइफ इंप्रिजनमेंट देती है, क्योंकि ये पॉक्सो केस है। अभी मैं समझाता हूं आपको कि ये केस की जो शातिर तरीके से इसको री इंटरप्रेट किया गया है, क्योंकि दिसंबर 2025 में जब 2019 में केस हो चुका है, आपको आजीवन कारावास मिल चुका है, फिर दिसंबर 2025 में ऐसा क्या हो जाता है कि सडनली कोर्ट पाती है, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट पाती है कि नहीं नहीं, हम ये सेंटेंस को अब हम सस्पेंड करते हैं, हम इसे कंडीशनल बेल भी दे देते हैं। गौरतलब ये क्वॉश नहीं किया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नहीं बोला है कि नहीं नहीं ये तो निर्दोष है, ये तो सेंटेंसिंग इसकी गलत हुई है, इसको तो बरी कर दिया जाए। कोर्ट ने इतना बोला है कि हम अभी इसको सस्पेंड कर रहे हैं, इसमें और हियरिंग होगी, क्वॉश नहीं किया गया है। और ऑब्वियसली सेंगर साहब ने तो इतने सारे कांड किए हैं, तो अभी तो पिताश्री के मौत के लिए भी और अलग केस चल रहा है, तो अभी तो फिलहाल जेल से बाहर नहीं आए हैं। लेकिन अगर अभी भी हम नहीं जगे, अगर अभी भी हम कॉकरोच के तरह माने रास्ते पर ही और फ्लोर पर ही चलते रहे, तो हमें बहुत जल्दी कुचल भी दिया जाएगा और ये भाई साहब बाहर भी आ जाएंगे। अब सुनिए असली मजा इस पूरे केस में। ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई, जिन्हें मालूम है उन्हें मालूम है, जिन्हें नहीं मालूम है तो समझ लीजिए कि कितना मेहनत लगा होगा इस केस को फ्रूटिशन, इस केस को मैंने अल्टीमेटली जजमेंट पारित कराते कराते। लेकिन जो शॉकिंग चीज है, जो असल में शॉकिंग चीज है, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर, इस केस को देखकर जो बहुत ही बुरा लगा, और शायद इसीलिए आज ये एपिसोड बना है, कि किस तरीके से लॉ को इंटरप्रेट और री इंटरप्रेट किया जाता है, समझाने की कोशिश करता हूं। ज्यादा भी रॉकेट साइंस नहीं है। पॉक्सो लाया गया था जिससे जो माइनर्स हैं, जो हमारे देश में बच्चियां हैं, जो उनके साथ जो दुष्कर्म होता आया है, उसको किसी तरीके से कम किया जाए और उस पर कड़ी सजा दी जाए। डेवलप्ड कंट्रीज में, अगर अमेरिका की भी बात करें, अगर बहुत ही सेक्सुअली लिबरेटेड कंट्रीज है, लेकिन अगर असॉल्ट ऑन माइनर होता है तो फिर लॉ का जो पूरा फोर्स होता है आपके ऊपर गिरता है। यूरोपियन कंट्रीज में भी आप ऐसा ही देखोगे। इंडिया में भी यही करने की कोशिश की गई जब पॉक्सो लाया गया, इसीलिए पॉक्सो के जो प्रावधान है वो बहुत सीरियस हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं। प्रिवेंटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, माने आपने किसी माइनर को असॉल्ट किया है, तो आप पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के केस में आप अंदर जाओगे अगर आपने किसी माइनर के साथ कोई दुष्कर्म किया है। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो सजा है वो मिनिमम 7 साल है, और वो लाइफ टर्म आजीवन कारावास तक भी जा सकता है, लेकिन मिनिमम 7 साल है। अब ये टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। अब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 7 साल है, लेकिन कोर्ट ये भी कहती है कि पॉक्सो के तहत एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक अलग कैटेगरी बना दी गई है। कांड वही है, दुष्कर्म वही है, लेकिन अगर ये दुष्कर्म किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया, किसी पुलिस ऑफिसर ने किया, किसी हॉस्पिटल स्टाफ ने किया, किसी जेल स्टाफ ने किया, यानी किसी ने जो पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर में है उसने अपना पावर गलत तरीके से इस्तेमाल किया, तो ये जो लॉ है ये डबल ट्रिपल आपके ऊपर गिरता है। वही कांड अगर आपने किया, लेकिन अगर आप पुलिस ऑफिसर हो, पब्लिक सर्वेंट हो, जेल में अगर आप कोई ऑफिशियल हो, हॉस्पिटल में अगर आप कोई स्टाफ हो, तो मिनिमम 20 years
ऑफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। तो बहुत कड़ी सजा है और ये तो आजीवन कारावास भी हो सकता है जो सेंगर को हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना कॉमन सेंस की बात यूज की कि भाई साहब ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये एमएलए हैं, इनका बहुत रुतबा है, पावर है, तो पब्लिक सर्वेंट को देखते हुए इन्हें एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर इन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने पाया है कि नहीं, हम सेंगर जी को नहीं पा सकते हैं एज अ पब्लिक सर्वेंट। आपने कैसे कह दिया कि ये पब्लिक सर्वेंट है, इसीलिए अंडर सेक्शन 5C ऑफ द पॉक्सो एक्ट ये आते ही नहीं है, हम इन्हें पब्लिक सर्वेंट का दर्जा नहीं दे सकते हैं, ये तो पॉलिटिशियन है और उस समय तो हम इनको पोजीशन ऑफ ट्रस्ट एंड अथॉरिटी पे नहीं देख सकते। आप सोचिए, उन्नाव में एक एमएलए, एक लोकल एरिया में एमएलए से ज्यादा ताकतवर कौन होता है, वहां का बाहुबली कौन होता है, वहां पावरफुल इंसान कौन होता है। अगर आप यूपी से नहीं है तो जाके पूछ लीजिए उन्नाव में अगर कोई दोस्त है तो सेंगर कितने शक्तिशाली, कितने पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, चाहे इलेक्टेड हो या ना हो, कितने पोजीशन ऑफ इलेक्टेड अथॉरिटी में थे। लेकिन कोर्ट ने यह पाया कि नहीं, ही इज ओनली गिल्टी फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, नॉट एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का जो मैंने आपको बताया वो 7 साल मिनिमम होता है। ऐसा नहीं है कि वहां लाइफ नहीं हो सकता है, लेकिन 7 साल मिनिमम होता है। और कोर्ट ने देखा कि अरे 7 साल 5 महीने हो गए, ओए होए होए होए, 7 साल 5 महीने हो गए हैं, तो इन्होंने तो ऑलरेडी एक्सीड कर दिया है मिनिमम प्रावधान को, तो हम इन्हें कंडीशनल बेल दे देते हैं। आप सोचिए, यहां हम बोलते हैं कोर्ट्स काम नहीं करती हैं, देर होती है, तारीख पर तारीख होती है, और यहां 7 साल 5 महीने हो गए और कोर्ट को समझ में आया कि देखिए मिनिमम तो हो चुका है, अब इन्हें हम इस केस में बेल दे देते हैं। यहां होता है खेल, इस तरीके से खेल खेला जाता है। अब इसमें सरकार की क्या गलती, आप पूछोगे। अरे भाई, इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं, इसमें बीजेपी क्या कर सकती है, इसमें सरकार को क्यों ब्लेम किया जा रहा है। सबसे पहले तो सरकार को इसलिए ब्लेम किया जा रहा है कि कोई सेंगर जी उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के लीडर ने, सुप्रीम लीडर ने साफ लफ्जों पे कहा था कि जीरो टॉलरेंस रखेंगे जहां तक असॉल्ट ऑन वुमेन की बात है, वुमेन सुरक्षा की जो बात है उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सुन लीजिए नरेंद्र मोदी का क्या कहना था एज फार एज वुमेन सेफ्टी इज कंसर्न। बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले राक्षसी मनोवृत्ति के लोगों को अब फांसी पे लटकाने का कानून बनाया है। नरेंद्र मोदी के 2 बहुत बड़े जो स्लोगन्स थे वो पॉपुलर हुए थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब उसका क्या हर्ष हुआ, वो कितना बड़ा जोक बन गया है वो आपको मालूम है। और दूसरा ये जो स्टेटमेंट है, लग रहा है कि ये भी अब एक भद्दा मजाक ही बन गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब तो लग रहा है बेटी बचाओ तो एक चेतावनी थी कि जल्दी से बेटी बचा लो, क्योंकि हमारे नेतागण आने वाले हैं आपकी बेटी के लिए। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सीबीआई जिसने इस केस में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, वो सीबीआई भी इस कोर्ट में मौजूद थी, वुमेन्स कमीशन भी मौजूद थी। तो सीबीआई जो कि प्रधानमंत्री के ऑफिस को रिपोर्ट करती है, वुमेन्स कमीशन, तो इन्होंने क्या किया, सेंगर को जब बेल मिल रहा था, सेंगर के अगेन जब ये बेल लेने की वो कोशिश कर रहे थे, तो इन्होंने उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की, वहां फेलियर क्यों हुआ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वो फेल कर गए। तो क्या अब नरेंद्र मोदी सामने आकर देश के सामने ट्वीट करेंगे? अभी तक तो नहीं किया जब तक ये एपिसोड बन रहा है। क्या नरेंद्र मोदी आकर ट्वीट करेंगे कि नहीं, हमारे पार्टी के एक फॉर्मर मेंबर ने यह कांड किया है और हमारी पार्टी एक अग्रसर स्टैंड लेगी, इसको चैलेंज करेगी, सुप्रीम कोर्ट में इसको आगे नहीं बढ़ने देगी? क्या नरेंद्र मोदी खुद पर्सनली इस बात की गारंटी लेंगे कि ऐसे लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ये जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं? क्योंकि हमने जो देखा है वो अलग है। हमने देखा तो यही है कि ऐसे लोग बाहर आते हैं और फिर बीजेपी के जो सपोर्टर्स होते हैं उन्हें माला पहनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग ने ऐसा कांड नहीं किया, दुष्कर्म नहीं किया, या फिर वो अंदर नहीं गए, बाहर नहीं आए। लेकिन जिस तरीके से रेपिस्ट को सेलिब्रेट किया जाता है वो शायद ही एक पार्टी की खासियत है इस समय। और जहां तक पार्टी की बात है तो सुन लीजिए ओपी राजभर क्या कहते हैं। यूपी के पंचायत मिनिस्टर हैं, बीजेपी के एक नोन फेस भी हैं आजकल। तो उनसे जब पूछा गया कि ये इस केस के बारे में आप अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि देखिए किस तरीके से ठंड में जो रेप विक्टिम है उनकी मां है वो इंडिया गेट पहुंची प्रोटेस्ट करने के लिए और उनके साथ पुलिस ने क्या बर्ताव किया, सुनिए मंत्री जी क्या कहते हैं। दिल्ली घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली वाह मंत्री जी, क्या जोक मारा है मंत्री जी। मंत्री जी एक काम करिए, आप ही स्टैंड अप कर लीजिए और स्टैंड अप वाले सरकार चला लेंगे, क्योंकि आप लोग से तो सरकार ना चल पाएगा, आप लोग तो कॉमेडी करने में बैठे हो।
यार शर्म हया तो कहर है नहीं, वो तो छोड़ ही दो, लेकिन कम से कम इतना तो सोचो कि क्या बक रहे हो कैमरा के सामने जब पूरा देश देख रहा है क्या है। या फिर मंत्री जी को अच्छी तरीके से मालूम है कि लोगों को भी इसमें मजा आ रहा होगा, क्योंकि जब अपने पर आएगी तब तो बोलने वाला कोई नहीं होगा, दूसरा कोई जिसके साथ ये सब दुष्कर्म हो रहा है, रेप हो रहा है, मंत्रीगण को बेल मिल रहा है, उनको मजा ही लग रहा है। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि कहीं ना कहीं इस केस के सामने आने के बाद जो बहुत वफादार भी हैं, जो पार्टी सपोर्टर भी हैं, उनको भी लग रहा है यार ये तो कुछ गलत हुआ है। तो क्या जो लोग, एंड इट डजंट मैटर आप मुझे सपोर्ट करो, देशभक्त देखो ना देखो, बीजेपी को सपोर्ट करो, कांग्रेस को करो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। क्या जो बेसिक फैक्ट है आपको दिख रहा है आपके सामने कि किस तरीके से रेप राज बन रहा है, किस तरीके से बलात्कारियों का बल बढ़ रहा है, या यहां भी आप उसको अनदेखा करना चाहते हो? फिर अंधभक्त भी आपके लिए बहुत कम टर्मिनोलॉजी होगी। अब सेंगर वापस बीजेपी पे आएंगे या नहीं आएंगे ये तो नहीं मालूम है मुझे, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को तो कुछ नहीं हुआ था। तो जहां बात आती है एक पार्टी की कि किस तरीके से रेपिस्ट्स और असॉल्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, तो बार बार एक चेन हमें दिखने को मिलता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बीजेपी की अगर मंत्रिमंडल और मंत्रीगण की बात करें तो सिर्फ एक जूनियर मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना पड़ा था ऑन सेक्सुअल इंप्रोप्राइटी की अगर हम बात करें मी टू के बाद, और वो है एमजे अकबर। अदरवाइज किसी मिनिस्टर को कभी कोई ज्यादा हानि नहीं पहुंची है जहां तक मोदी सरकार की बात है। अब एमजे अकबर को ही नीचे क्यों उतारा गया, वहां प्रोटेस्टर्स की बात क्यों सुनी गई, अब ये तो अकबर ही जाने, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन फैक्ट तो यही है। आप आसाराम बाबू को देख लो, आप बाबा राम रहीम को देख लो, आप बिल्किस बानो के केस के बाद देख लो क्या हुआ, आप हाथरस गैंगरेप कांड देख लो। जहां जहां तार जुड़े हुए हैं विद द पार्टी इन पावर, जहां जहां इन्फ्लुएंस है, वहां वहां बेल मिल जाती है, केस दब जाता है, कभी ना कभी जो गिल्टी है उसको ठीक से पनिशमेंट नहीं मिलती। आसाराम बाबू तो 6 महीने के अभी लंबे इंटरिम बेल पर हैं। राम रहीम को मेरे ख्याल से अब तक 14 बार आई थिंक पेरोल और फरलॉन्ग वगैरह मिल चुका है, तो वो तो ज्यादा बाहर ही रहते हैं। सवाल ये है कि अगर ये बात है तो फिर ये जो लीनियंसी है, ये लीनियंसी उमर खालिद के टाइम पर कहां चली जाती है? अच्छा टेररिस्ट है, अच्छी बात है, तो 5 साल से आपने केस क्यों नहीं शुरू किया? अगर उमर खालिद टेररिस्ट है तो आपने जो 5 साल से ट्रायल नहीं शुरू किया, इसका मतलब है तो सबसे ज्यादा टेरर फ्रेंडली सरकार तो यही है हमारी। या फिर सोनम वांगचुक की बात कर लेते हैं, इतने दिनों से जेल पर पड़े हुए हैं, हमें मालूम नहीं है जेल में क्यों पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये हिपोक्रेसी और ये डुअलिटी आपको नहीं दिखती है, मेरे ख्याल से अब लोगों को दिखने लगी है, ये अल्टीमेटली सरकार पर भारी पड़ेगा, और अगर सरकार ना समझती है तो देश पर बहुत भारी पड़ेगा। क्योंकि आप एक एक्स एमएलए को बेल दे रहे हो जहां मेरे ख्याल से 30% ऐसा एमपीज और एमएलएज हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। तो आप एक संकेत दे रहे हो कि भैया अगर आप नेतागण हो और खासकर की रूलिंग पार्टी से हो, आपको रेप करना है, मर्डर करना है, कोई बात नहीं, आपको अल्टीमेटली बेल मिल ही जाएगा। 4.5 लाख केसेस जो अगेंस्ट विमेन है, ऑन असॉल्ट केसेस है, ये ऑफिशियल आंकड़े की बात कर रहा हूं। उसके बाद आप कह रहे हो कि हम बेल भी दे देंगे, वो भी सीरियस पॉक्सो जैसे केसेस में। तो कोर्ट भी कहीं ना कहीं एक संकेत दे रहा है कि भैया करना है जो कर लो, यहां कोई रूल ऑफ राज नहीं है, माने रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहां सिर्फ बलात्कारियों का रूल चल रहा है, रेप राज चल रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिफोर आई एंड एक बहुत जल्द सी बात आपको यह भी बता दूं, हमने इस पर पूरा एपिसोड भी किया था। रक्षित चौरसिया का अगर आपको केस याद ना हो तो ये पूरा एपिसोड देख लीजिएगा, वो हमने बनाया था। इसी केस के साथ अब ये वाला केस भी सामने आया है कि जब एक ओपन एंड शट केस है, लड़के नशे में धुत होकर ड्रग्स लेकर गाड़ी चला रहे हैं, लोगों को रौंद दे रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है जिस तरीके से गाड़ी से बाहर निकलते हैं, ओम नमः शिवाय चिल्लाते हैं, अपने कनेक्शंस दिखाने की कोशिश करते हैं, और आज ये भाई साहब को भी बेल मिल जाता है। तो आप गाड़ी चलाइए, पुणे पोर्शा केस देख लीजिए, वडोदरा में ये केस देख लीजिए, दिल्ली मुंबई में हर दिन कोई ना कोई ऐसा हिट एंड रन केस हो जाता है और कोर्ट उन्हें बेल दे देती है। तो कोर्ट भी तो कहने की कोशिश कर रही है कि आप कांड करो, आप लोगों को कुचल दो, आप लोगों को असॉल्ट कर दो, आपके साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में एग्जाम्पलरी पनिशमेंट नाम की चीज है ही नहीं। तो जब एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होगा नहीं तो किसी को डर नहीं लगेगा, सब अपना अपना करेंगे, और वही कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से एक चीज तो चेंज होनी होगी कि सरकार को यह ना लगे कि जहां आउटरेज हो रहा है उसके बाद भी हम अपनी मनमानी कर लेंगे। अरावली के केस में सरकार को यह बात समझ में आ गई है कि अगर इकट्ठा अगर इंडिया अपनी आवाज उठाना शुरू करे, देश एकजुट हो जाए, तो बड़े से बड़े पूंजीपति की भी नहीं चल पाएगी, बड़े से बड़े सरकार और सुप्रीम लीडर की भी ना चल पाएगी। इसी तरीके से हमें यहां भी इंश्योर करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी मनमानी ना चल पाए। और ऐसा पहले भी हुआ है कि हमने कोर्ट्स के डिसीजन को भी चैलेंज किया है। अल्टीमेट पावर हमारे पास है, अल्टीमेट कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ द पीपल।
इस तरीके की लीगलीज देखकर कि नहीं नहीं आप तो पब्लिक सर्वेंट हो ही नहीं, तो हम आपको 7 साल बाद जाने देंगे, ये सारी दलीलें तो फेल होनी होंगी। इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, लोगों को और जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो मैं बता दे रहा हूं, आज आप भी राजभर जी की तरह हो हंस दोगे, लेकिन कल आपकी मां बहन के साथ जब इस तरीके का दुष्कर्म होगा ना, तब आपके लिए हंसने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। और इसी तरीके और इसी तरफ हमारा देश जा रहा है, जिस तरीके से ये सारे जजमेंट्स आ रही हैं, इससे पहले कि बहुत ज्यादा लेट हो जाए, प्लीज थोड़ा सा जागरूक हो जाओ। किस तरीके से हमें कॉकरोचों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, नहीं तो अगली जो बारी है कुचलने वाली, कुचल देने जाने वाली, वो आपकी और मेरी होगी।